द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ इंग्लैंड से शरीक गुफ्तगू हैं खालिद उमर साहब। खालिद उमर साहब लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से इंजीनियरिंग की, जहाँ पे इनको हाफिज़ सईद इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाया करते थे। 2008 से इंग्लैंड में मुकीम हैं। वहाँ पे जाके इन्होंने लॉ किया और ह्यूमन राइट्स लॉ की प्रैक्टिस करते रहे हैं। खालिद साहब, आप 2008 के बाद कभी पाकिस्तान नहीं आए। क्या वजह है इसकी? क्यों पाकिस्तान नहीं आए? क्या यहाँ के हालात से दिल बर्दाश्ता हो गए? क्या हुआ? जब पाकिस्तान से मैं आया था उस वक्त भी काइंड ऑफ सूडो क्या सूडो मार्शल लॉ था या ह्यूमन राइट्स नहीं थे। और हालात कुछ इतने सच बोलने के लिए या के लिए इतने साजगार नहीं थे। दे वर नॉट राइट फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ। थोड़ा एंड सा व्हेन आई ऊंचा केम। बोलना पड़ेगा आपको, आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा, तो दिल बर्दाश्ता पाकिस्तान से आने से पहले भी थे, लेकिन बात यह है कि जब एक दफा आ गया तो then there was a lot to do here. Or you understand that when you initially come to a country, there's a lot to settle down and do a lot of settlement affairs. तो उन चीजों को करने में, समझने में, अपनी जगह बनाने में जो है टाइम किया। ये है कि अ, वक्त के साथ साथ जो जब कुछ यहाँ पे आके ज्यादा ओपनली लिखना बोलना शुरू किया, तो फिर देन महसूस हुआ कि पाकिस्तान में जाना जो है वो दैट्स नॉट विदाउट सीरियस डेंजर। तो बस इसके बाद फिर कुछ कह रहे कि कुछ ऐसे हालात ही नहीं है और हिम्मत हुई कि मैं जा सकूं। क्योंकि 2020 में भी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक एफर्ट मुझे काइंड ऑफ इंटरपोल के जरिए अब्डक्ट करने की। तो then I actually never did to go back or needed to go back even. ये बताइएगा कि 2020 में आप कह रहे हैं 2020 में आपको इंटरपोल के जरिए अबडक्ट करने की कोशिश की गई। तो इंटरपोल तो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है, वो क्यों आपको अबडक्ट करेगी? और क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करवाना चाह रही थी अबडक्ट आपको? ऑफ कोर्स जी, उन्होंने वो जिसको रेड वारंट कहते हैं वो इशू किए हुए थे, विच आई नेवर न्यू द डेट ऑफ इट वाज लॉन्ग टाइम आफ्टर आई कम टू द कंट्री, कम आउट ऑफ द कंट्री। सो it was I think 2010 या 2011 की डेट थी उसमें, which I never knew. I went to Italy and then I found out that there is something. तो क्यों? क्योंकि उस जमाने में मीडिया पे इतनी सप्रेशन नहीं थी इन यूरोप इवन, जो कि आज हो गया है। और दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द थिंग्स, कोविड से जो शुरू हुआ, मीडिया कंट्रोल और सारा कुछ। तो ये है कि I think there was I was some kind of a pain somewhere, so they tried to use that old stuff जो कि 2010 से कहीं पड़ा हुआ था और which I never knew about it. तो बाकी जो आपने कहा कि इंटरपोल लॉग, इंटरपोल तो that will be very interesting for you to know कि इंटरपोल दुनिया में इस वक्त जितनी फाशिस्ट रिजीम्स हैं, वो पाकिस्तान हो या वो कोई और वेनेजुएला हो या ब्राजील हो या कोई भी हो, उनके हाथों का एक हथियार है। एंड दे यानी तो ईयू पार्लियामेंट में और में ये और रिपोर्ट्स हैं इसके खिलाफ, बहुत केसेस हैं जो कि इसने ECHR में ने डिसीजन दिए कि इंटरपोल वो उसको, ये जो रिजीम्स हैं लाइक पाकिस्तान, ये अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सब्जुगेट करने की इस्तेमाल हो रही है। और इस पे तो बड़े लैंडमार्क डिसीजंस हैं यूरोपियन कोर्ट के। और आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन एज वेल कि
पाकिस्तान में जो इंटरपोल का ऑफिस है, हेड ऑफिस जो है, वो इस्लामाबाद में जो FIA है, FIA के ऑफिस में के ही अंदर है, पार्ट ऑफ इट है। यानी एंड दी पाकिस्तान में जो FIA का, पाकिस्तान की जो FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, उसका जो हेड है वो इंटरपोल का भी हेड है, पाकिस्तान इंटर में के सेक्शन का। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो किसी भी डिसीडेंट को या मतलब जिसको भी वो पसंद ना करें, उसको उसको वापस मुल्क में लाने के लिए या रिपैट्रिएट करने के लिए वो दे यूज इट वेरी वेरी यू नो ऑफन। So this is a totally a wrong perception that Interpol has anything to do with the law. तो फिर Yes. इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं, एमनेस्टी है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, व्हाई डोंट दे स्पीक अप अगेंस्ट इंटरपोल? हो नहीं, मीडिया में और इन पता रहता है, डेफिनेटली है। और जो MNST या जितनी भी जिन ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम लिया है, इनका खुद एक अगेंस्ट certain kind of elements, जिनको मतलब if there is somebody who is who is say perceived as anti-Islam और इस्लामिज्म के खिलाफ जो करने होगा, या जो नेशनलिस्ट होगा, या somebody who will be talking for the national interest, और अगर हम सब कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव में लें, तो anybody who is talking about the current जो ट्रेंड है इंडिया में और रिजीम है BJP एंड मोदी जी की, तो उसके फेवर में जो बात करने वाला होगा, दैट ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम एंड इश्यूज व्हाइल इन यूरोप। आई मीन वो हिंदुत्व नाम का एक प्रोपेगेंडा है which is being orchestrated the last decade by the West media. So if there is anybody who talks about that, वो उसको जो है डेफिनेटली काउंटर किया जाता है। 2020 में I wrote an article which got very viral and famous, जिसमें ये था कि why जो है ना, इंडिया शुड नॉट बी एन हिंदू राष्ट्र, दैट वाज द सब्जेक्ट। उसके बाद बहुत इस टॉपिक पे बात हुई, तो दैट वेंट वायरल लाइक एनीथिंग। और प्रिसाइजली उसके दो तीन महीने के बाद दिस इज हैपन इन इट विद मी। तो देयर आर लिंक्स जो कि क्लियर है। नहीं, मुझे समझ नहीं आई। आपने हिंदुत्व के खिलाफ आर्टिकल लिखा, तो उसके खिलाफ इंटरपोल नहीं, ने आपके खिलाफ एक्शन लिया, क्या हुआ? खिलाफ नहीं, इन फेवर, आई एम इन फेवर ऑफ India being a Hindu Rashtra, अच्छा, a Hindu democracy. तो ओके, वो आर्टिकल जो था वो बहुत वायरल हुआ उस वक्त में, और उस पर बहुत बहस हुई ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो एक somehow समटाइम चीजें वायरल हो जाती हैं। ओके, तो तो वो जो था, उसके बाद ये जो इटली में वाकया हुआ था, ये उसके बाद हुआ था। तो ओके। So there are very visible links which you can feel and see as well. तो आपने खालिद साहब उस आर्गुमेंट, उसमें आर्टिकल में क्या आर्गुमेंट दिया था? व्हाई शुड इंडिया बी हिंदू राष्ट्र? Well, वो I think up to आज many after say 4 years now, it is very much in in the on the public domain में है, या कि बहुत ज्यादा इस पे बात और बहस हो चुकी है। और I think the arguments are very clear about it कि यहाँ मतलब एक बड़ी सिंपल सी बात है कि यूरोप के, इवन इंग्लैंड, आई मीन आप यूके जो है, दैट इज फॉर्म बाय फोर कंट्रीज, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है, उसमें जो इंग्लैंड, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, जहां जहां पे मैं हूं, ठीक है,
England is a Christian country. इंग्लैंड का जो the people think or impressions के जैसे when we say Christian country, it means that there will be theocracy there. This is the ideology of the way the Muslims perceive. क्योंकि मुसलमानों की जो political life है और उनकी जो civic life है, they are governed by their theocratic principles, जिसमें कि there is no independence of thinking. But when we talk about the Hindu Rashtra, हिंदुइज्म तो है ही नाम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का, और व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म, आप देखें कि हिंदू धर्म में जो 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 सेकुलरिज्म है, जिसको जो कि व्हिच इज अ वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी, वो तो 1700 की इजाद है ये लफ्ज जो है। तो हिंदू धर्म ने तो सेकुलरिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको तो 10,000 साल से अपनी सोसाइटी में अडॉप्ट किया हुआ है। देयर इज नो कंपल्शन ऑफ any one god or goddess or anyone. There is no compulsion in thinking as you can be anyone, but if जो आप धर्मा के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उनको समझते हैं और अमल करते हैं, which is your relationship with nature basically, so you can be a Hindu. So you can be an atheist and still you can be a Hindu. तो जो क्रिश्चियनिटी और जो स्पेशली देन जो मुसलमानों का जो कंसेप्ट है अबाउट रिलीजन, तो वो दैट इज टोटली डिफरेंट. सो हिंदू राष्ट्र would always mean being a very enlightened society, which will encompass all the thinking. क्योंकि Hinduism is a synthesis of centuries of a human thought, और वो जो डेवलपमेंट हुई है थॉट की, उसका नाम है. It is not fixed in any one book or fixed any इसकी bounds नहीं है. It is like an open sea. So no, so the thing is कि Hindu Rashtra would be the best thing possible for India. The only pagan civilization left, जो कि वरना तो आप देख लो कि how in the last 2000 years how the face of the society has changed. From कोई भी जो पैगन रिलीजन्स थे, राइट फ्रॉम यूरोप टू एशिया टू अफ्रीका, कोई भी नहीं रहे. सब जो थे वो they were like bulldozed by first by the Roman civilization and then by the Muslims, right from Middle East to Africa, and now Europe जो है वो भी under the siege है, I would say. And things are going to be very drastically different in the next maybe 10-20 years. बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग जो टू नेशन थ्योरी के चैंपियंस हैं, मुस्लिम नेशनलिज्म के चैंपियंस हैं, वो भी एतराज करते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए. तो ये मुझे समझ नहीं आती बात. या तो आप टू नेशन थ्योरी को भी क्रिटिसाइज करें, मुस्लिम नेशनलिज्म को भी करें, फिर आप कहें कि हिंदू नेशनलिज्म भी खराब चीज है. वो मुस्लिम नेशनलिज्म के दिन रात बात करेंगे, उसकी फेवर में बात करेंगे, लेकिन इंडिया को हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए. उससे उनको बहुत खौफ आता है, उसको वो बहुत पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कॉन्ट्रडिक्शन? सर, इसकी वजह ये है कि दे डोंट, प्रॉब्लम ये है मुसलमानों में, या से हम पाकिस्तानियों की बात करें, पाकिस्तानियों में जो कह लें कि people of the kind of called, or they call themselves public intellectuals, उनका इश्यू ये है कि they have possibly found something not good in their own religion, और उनके नजदीक वो जो फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम हैं उनको somehow पसंद नहीं आते.
There may be some intellectual reasons, there may be some personal reasons. So when they find that the fundamentals of the religions, if they are imposed on a society, creates a very closed society like Afghanistan or Iran, तो वो हिंदुइज्म को भी, हिंदू धर्म को भी, सनातन धर्म को भी वो उसी एंगल से समझने की कोशिश करते हैं. They think कि जी fundamentalism of any religion, any faith becomes a kind of a autocracy या एक closed society बन जाती है. So their experience is only linked with either Christianity or with Islam. क्रिश्चियनिटी में भी अगर आज वो जो लिबरल लेफ्ट है, द वोकिज्म है, वो भी इसी परसेप्शन का शिकार है कि जो इफ देयर मोर ऑफ ए फेथ और मोर ऑफ ए क्रिश्चियनिटी, इट विल बी बैड फॉर द सोसाइटी. सो क्योंकि उन्होंने 600 साल से ज्यादा तक रिप्रेशन ऑफ द चर्च जो है उसको बर्दाश्त किया टिल द रिनाइसेंस पीरियड केम एंड थिंग्स चेंज्ड इन द वेस्ट. तो that's how their ideology or their thinking is skewed. They don't understand that दोनों जगहों पे इस्लाम हो जो या क्रिश्चियनिटी हो, वहां पे you are bound by certain boundaries. Or you are not allowed to think beyond certain bounds. और especially इस्लाम जो है उसकी तो boundaries बहुत ही tight है, you know. वो तो and its fundamentals are really bad for any society, be that you know मार्स पे हो या चांद पे हो, कहीं भी हो. लेकिन they are not able to understand कि जो हिंदुइज्म के जो fundamentals हैं, they are the egalitarian सोसाइटी जो क्रिएट हो सकती है वो है. सो बी दैट यू नो म्यूजिक हो, आर्ट्स हो, वो क्रिटिकल थिंकिंग हो, वो सेल्फ क्रिटिसिज्म हो, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट हो. आई मीन Hinduism has survived all the ages and all the oppression because of the independence of thinking and जी. the relation with nature which it promotes or which is the fundamental. जिस फेथ के का जो लिंक है वो नेचर के साथ हो, जो ये कहेगा कि हम जो हैं we are cyclic nature, we are cyclic you know human beings. We are going to come back to the earth, जो कि जन्नत या दोज़ख का कंसेप्ट नहीं देता, बल्कि वो आपको कहता है कि the present life which you are having is actually an afterlife of a life you have you know lived before, and your today's life is a result of the lessons of the deeds of the karma you have done before. Such a beautiful concept which relieves you, और आपको होप देता है कि if there you have done something wrong in this life, still there is time to mend it, do it right and come the next time. तो वो फिक्स नहीं करता जैसे इस्लाम आपको कर दे जन्नत और दोज़ख के उसमें कि you know whatever you have done is done, now it is finished. और उसमें अगर वो आपको रिस्पाइट देता है अपने आप को ठीक करने की, तो वो ये है कि जी डू समथिंग इज दिस. और उसमें भी क्या कि जन्नत जो है वो द हाईएस्ट ऑर्डर, अब जन्नत का लेना चाहते हो तो आप जो है ना मुशरिकों को या अपने मुखालफों को जो तुम्हारे फेथ पर नहीं है उनको मारो. सो बेसिकली instead of there can be no comparison basically between Islam and Hinduism, because they are totally different ideologies based on totally different concepts. One is a dictatorship of certain personality or you know, and the other is like an open field.
like you are part of nature, and दरख्त हो या ये मेरे घर का ये प्लांट हो या सूरज हो या चांद हो, सभी जो है ना, I'm part of it. So हम्म, it's a totally different thing, different ideology, different concept. हम्म। अच्छा, तो आज के जो पाकिस्तान के हालात हैं, उस पे मेरा ख्याल है कि बहुत अप्लाई होता है जॉन एलिया का ये शेर, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो आप क्या कहेंगे इस पे? कैसे हम इस हालत को पहुंचे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान was not formed as a part of some natural process. एक मुल्क था, उसके बाद वो अंग्रेज आए, वो यूनाइट हुआ, एक एक एज ए स्टेट बना। पहले उसकी हिस्ट्री को छोड़ें, उससे पहले क्या हुआ, वी टॉकिंग अबाउट व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट। ब्रिटिश जो थे वो शायद कभी ना छोड़ के जाते, कॉलोनियलिज्म खत्म ना होती अगर सेकेंड वॉर में यूरोप डेवस्टेट ना हो जाता। हम्म, तो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक एक्ट के जरिए उन्होंने इंडिया को डिवाइड कर दिया दो हम्म, डोमिनियन स्टेट्स में, ठीक है सर। अच्छा, अब देयर वाज नो नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज। अंग्रेजों की अपनी पॉलिटिकल, या उस वक्त अमेरिका हैज बेसिकली टेकन ओवर द रेन ऑफ द ऑफ द जो वेस्टर्न वर्ल्ड थी उसका। तो उनके उनके अपने जो जियो पोलिटिकल डिजाइन से आप देखो कि अगर आप दुनिया का नक्शा देखें ऑन से 1901, जबकि ब्रिटिश एम्पायर वाज द लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड, और इसके बाद कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और फिर इसके बाद अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप जो था वो एक टर्मोइल का शिकार हुआ। उस तमाम पिछली जो किंगडम्स थी और वो सारी खत्म हो गई, एंड द होल ऑफ द यूरोप वाज इवन रीड्रॉन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसके बाद से जो था सारा मिडल ईस्ट को भी रीड्रॉ किया गया, राइट फ्रॉम जो बाद में सऊदी अरेबिया बना, और ये जो पूरे जहां ये यूएई और ये जो सारा सारा कुछ है, सारे ये इनको ब्रिटेन ने रिलीज किया, और ये सारी यमन सारा कुछ जो है, इराक, कुवैत, सब कुछ। तो उसी में पाकिस्तान, ये जो इंडिया जो था वो भी डिवाइड हुआ। पाकिस्तान एक का नाम पाकिस्तान रखा गया, टू फ्लैंक्स पे हुआ, जो अब बांग्लादेश बन गया। तो बेसिकली तो पाकिस्तान 71 में खत्म हो गया। ये तो वेस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान को आपने फिर पाकिस्तान का नाम दे दिया। तो पाकिस्तान, अभी आप देख लेना कि पाकिस्तान जो है, जब पाकिस्तान था उस वक्त तो स्टेट ऑफ कलात जो थी वो तो मौजूद थी। बलूचिस्तान जो, जिसको अब हम बलूचिस्तान कहते हैं, बलूचिस्तान नेवर पार्ट ऑफ पाकिस्तानी स्टेट। ये तो आपने 1948 में उस पर कब्जा किया। कराची में बलूचिस्तान की अपनी एम्बेसी थी और उसका फ्लैग था। आपने यू कंकर्ड द स्टेट ऑफ बलूचिस्तान थ्रू थ्रू मिलिट्री एक्शन। जिस मुल्क की बुनियाद पे ही खून और लड़ाई झगड़ा और नफरत होगी, कोई भी आप काम शुरू कर लें, कोई रिलेशनशिप शुरू कर लें, जिसकी बुनियाद ही कब्जे पे हो, जिसकी बुनियाद ही सेपरेटिज्म पे हो, जिसकी बुनियाद ही नफरत पे हो। हमने पाकिस्तान बनाया हिंदू से नफरत की बुनियाद पे। आपके थ्रू आउट 47 से लेके आज तक आपकी तमाम टेक्स्ट बुक्स में, आपके मदरसों में, आपकी आपके ऑफिशियल नैरेटिव में हिंदू से या हिंदुस्तान से नफरत was the element, because military had taken over Pakistan since it started. Basically, Pakistan
पाकिस्तान तो फौज के लिए बनाया गया था। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जो इंडियन आर्मी का एरिया थी जहां से ज्यादा लोग भर्ती किए जाते थे, वो उनमें से वो 7 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो पाकिस्तान में आ गए। ये कि ये चकवाल और ये वाली बेल्ट है सारी। अच्छा, नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान को प्रोपोर्शनेटली हायर नंबर ऑफ मिलिट्री पर्सनल जो थे वो लेने पड़े। पाकिस्तान was from the day one overburdened by the army in terms of its। तो जब आप एक ऐसा आइडियोलॉजी की बुनियाद पे मुल्क बना रहे हैं, जिस मुल्क की बुनियाद में मिलिटेंसी और नफरत और खून है, और जहां पे पावर है और ग्रुप है, हिंदू और सिख जो कि आपके पंजाब के इलाके में सदियों से आबाद थे, सेंचुरी से, सिंस टाइम इमेमोरियल। आप बाद में आए थे यहाँ पे। आप जिस दिन आपने पाकिस्तान डिवाइड किया है उससे 1000 साल पहले बड़े सगीर में, इंडो पाक जिसको आप कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में एक भी मुसलमान नहीं था। मुसलमान आया एग्जैक्टली 1000 और क्या 1100 साल पहले स्टार्टेड कमिंग। 0 to until 47 you grew to be 24% of the population। तो ये इस चीज का सिर्फ यही सबूत है कि हिंदूज वर टॉलरेंट, दैट दे लेट यू ग्रो फ्रॉम 0 to 24% in 1000 years। और इसके बाद आपने उन्हीं को इनटॉलरेंट कह के कहा कि जी हम अलग हो रहे हैं। और उस मुल्क को, उस धरती को जो कि फॉर 10,000 years जो एक सिविलाइजेशन का गढ़ था, उसको आपने डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया, काट दिया, ब्लीड कर दिया, सारा इकोसिस्टम जो था उसको बर्बाद कर दिया। यहां से लोगों को फोर्सिबली मारा, काटा, निकाल दिया। जब आपकी बुनियाद ऐसी होगी किसी भी रिलेशनशिप की या किसी बिगिनिंग की, जब इतनी खून वाली बुनियादें होंगी, तो व्हाट वी वुड हैव एक्सपेक्टेड सर, क्या करते? तो ऑफ कोर्स विद दिस काइंड माइंडसेट आपकी जो प्रोग्रेस कैसे हो सकती थी? आप जोगिंदर नाथ मंडल का जो रेजिग्नेशन, पाकिस्तान का जो पहला लॉ मिनिस्टर था, उसने जब रिजाइन किया, वो उसका रेजिग्नेशन का जो 12-15 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसको आप पढ़ के देख लें। यू विल रियली नो कि व्हाट वेंट रॉन्ग उस वक्त। whatever he had written in that document, वो आज ऐसे है कि as if he had foreseen the fate of this country, जो होना था। तो हमने इकोनॉमी, मोरालिटी, लॉ एंड ऑर्डर, लीडरशिप, एजुकेशन, रैशनैलिटी, रिलीजियोसिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन सी ऐसी चीज है, पीस, मिलिट, हर चीज में तो हमने अपने आप को रिवर्स में लेके गए हैं। एंड इट वाज बाउंड टू बिकॉज सोसाइटीज act and work and progress according to principle। आज यूएई जो है, if that has progressed 70 से लेके अब वहां पे क्या चेंज आ गई है, जमीन आसमान से भी ज्यादा का फर्क है। हाउ इट हैपेंड? वो भी मुसलमान है ना, अपने आप मुसलमान ही है ना, बट they have implemented certain rules and laws remaining within the bounds of their faith। फेथ को उन्होंने उठा के कोई बाहर नहीं फेंक दिया, इट इज देयर, बट दे हैव प्रोग्रेस बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड सर्टेन प्रिंसिपल्स। और उसमें उन्होंने
इंसानों की दरमियान या ह्यूमंस हैं, ह्यूमैनिटी को रिलीजन की बुनियाद पे या फेथ की बुनियाद पे नहीं किया. दे आर नॉट. Indian diaspora is a major part of the development of the whole Gulf. जिस प्रिंसिपल्स को लिया, दे आर प्रोग्रेसिंग डिफरेंटली. जिसने नहीं लिया, दे आर प्रोग्रेसिंग डिफरेंटली. ह्यूमन साइड वर्क अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल. कोरिया एक ही था, आज नॉर्थ कोरिया कुछ और है, साउथ कोरिया कुछ और है, बिकॉज ऑफ व्हाट हाउ इट डेवलप्ड. जी। जब बर्लिन वॉल टूटी थी तो वेस्ट जर्मनी की साइड का बर्लिन कुछ और था, ईस्ट जर्मनी की साइड का बर्लिन कुछ और था. हम लोगों ने ये जो पाकिस्तान के नाम पे एक दीवार खड़ी की, पाकिस्तान वुड हैव प्रोग्रेस अगर हमने या हमारे हुक्मरानों ने वो रास्ता ना होता. लेकिन वो मोमेंटम ही ऐसा था कि उस मोमेंटम में आप ब्रेक लगा ही नहीं सकते थे, और यही होना था. बिकॉज यू डिवाइडेड द लैंड भारत बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल कि जी आप सुपीरियर हैं और आप बहुत बेहतर हैं. दैट्स व्हाई यू वांट टू हैव अ सेपरेट लैंड, क्योंकि आप उनके साथ नहीं रह सकते. वो कैसा वकील था जिसने लोगों को 15 साल में यह कायल कर लिया कि हम मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि वो पिछले 1000 साल से तो इकट्ठे रह रहे थे. What a fallacy, what a nonsense, we decided to believe and adopt. तो अच्छा खालिद साहब, इसमें एक तो कलात की आपने बात की. पिछले दिनों में हामिद मीर का एक आर्टिकल पढ़ रहा था. उन्होंने ये लिखा कि कलात का जो रूलर था, ही हैड कंसेंटेड टू जॉइन पाकिस्तान. और दूसरा जो है, जो मुसलमान यहाँ पाकिस्तान आए, उस पे बहुत से पाकिस्तानी ये कहेंगे कि भाई हिंदू भी तो बाहर से आए. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? हिंदू कहां से बाहर से आए? वो जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है कि वो सेंट्रल एशिया से आए, हम भी बाहर से आए, वो भी बाहर से आए. अगरचे बहुत से इंडियंस जो हैं अब इस थ्योरी को डिस्प्यूट करते हैं, तो वो कहते हैं जी कोई आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ. और उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि सेंट्रल एशिया में किसी मसलन मंदिर के आसार नहीं मिलते, कोई ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है कि हिंदू जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए. आप कैसे देखते हैं इस डिबेट को? सर, आई थिंक इसको हमें सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि if we are talking about India, the present Hindustan, तो आप सिर्फ ये देखें कि वहाँ पे जो आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल जो लैंडमार्क्स हैं, उनकी एज क्या है, कितने हजार साल से हैं. आप यानी अभी अभी कुछ दिनों ही पहले, अभी दिन ही गुजरे हैं, कृष्णा का जन्मदिन था, which was more than 5000 years ago. महाभारत की जो जंग है, और उससे पहले की जो सिविलाइजेशन है, वो तो इट इज, आई मीन, पाकिस्तान में आप देख लें जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो आसार हैं, वो दे आर मोर देन 5000 years ago. और इंडिया के दरमियान और सुमेरिया और इजिप्ट और दूसरी जो तहजीबें थी उस जमाने में, और जो इराक की तहजीब थी, उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है और कनेक्शन जो है ट्रेड के और दूसरे कनेक्शन, उसकी हिस्ट्री भी जो इज डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री गोज बियॉन्ड 5000 years. तो कोई कहां से आया ये बहस नहीं है. बहस ये है कि किसने किस खित्ते को क्या बनाया, क्या डेवलप किया, क्या असरात छोड़े. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर हम कल को मार्स पे जाके कॉलोनाइज उसको करेंगे तो कर लेंगे, तो ये बहस नहीं होगी कि वो आप प्लेनेट अर्थ से आए थे और मार्स में आए थे. आपने व्हाट यू मेड ऑफ इट विल बी मोर इम्पोर्टेंट, एंड दैट विल बी दी दी जिस पे के डिसाइड होगा कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ. अगर आप वैसे देखें तो इंडिया एंड चाइना टुगेदर फॉर द लास्ट 10,000 years
human, more than 60% of the population of this planet has been around this two continents or two countries, you know. ये मतलब हिमालय के उस तरफ और इस तरफ, तो सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो पिछले कम से कम 5000 साल से तो इसी खित्ते में रहा है। एंड जितनी भी ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है, थॉट की, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इन एनी फील्ड, यू नो, थॉट्स एंड साइंसेज एंड डेवलपमेंट, be that architecture or be that agriculture or be that in arts or music or चीज, वो तो that has been centered around you know, the Indian continent and the Chinese civilization. तो बाकी तो आज भी even today if we talk India, China and ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस खित्ते को, अफगानिस्तान को, इसको मिला लें तो यू आर ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो जी कहना ये है कि जहां पे पॉपुलेशन होती है, जहां पे आर्किटेक्चर होता है, जहां पे एग्रीकल्चर होती है, that is where which is the epicenter of the world civilization. तो सही। कहना, आप वहां से आए थे, आप कहां से आए थे? आज भी जिस मुल्क से इस्लाम उठा था वहां पे तो जो है 4% रहते हैं आप, 4%। वो मुसलमानों की 4% आबादी जो है इस वक्त तो सऊदी अरेबिया के सऊदी अरेबिया में है। अभी भी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, if you count them, the population there, you will find कि more than 50% तो सिर्फ इसी मुसलमान इसी मुल्क में रहते हैं। And that's why the maximum problem which are part of the you know, the Muslim आप कहना चाहिए जो भी मुस्लिम जो सिविलाइजेशन कहूँ, पता नहीं, समझता तो नहीं हूँ सिविलाइजेशन है, बट जो भी एक मुस्लिम पॉपुलेशन दुनिया की, उसका 60% वो तो इसी इलाके में है और इसी वजह से ही एपी सेंटर भी सारे प्रॉब्लम्स का, सारे टर्मोइल्स का। तो जी आपने खालिद जी साहब नफरत की बात की, तो उसमें मुझे मुनीर न्याजी का एक शेर याद आता है। उन्होंने कहा था, गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया। आखिर में सर ये बताइएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? ब्रीफली बताइएगा प्लीज। देखिए, दुनिया से अब मिसाल के तौर पे इंडिया ने, अगर मैं यहाँ इंग्लैंड में देखता हूँ, इंडिया से जो ज्यादातर लोग आए हैं, जो जो यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा, वो सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, यू नो, दिस इज द काइंड ऑफ दे एक्सपेक्टेड। तो क्या है कि मैं वो एक आपको कहूंगा कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया आईटी, यू नो, हमने भी आईटी एक्सपोर्ट की, बट हम इंडिया की आईटी जो थी वो आपको पता ही क्या थी, लेकिन हमारी आईटी जो है वो थी इंटरनेशनल टेररिज्म, दैट्स व्हाट वी एक्सपोर्टेड। तो वो बोथ द नेशंस एक्सपोर्टेड आईटी। नतीजा क्या है कि be that Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iraq. I mean, in professional work, I have met almost every nationality, और तकरीबन मुसलमानों के हर मुल्क से आने वाले लोगों को मैं मिला हूं। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, मैंने आज तक एक भी रियल असाइलम नहीं देखा यूरोप में, एक भी, नॉट अ सिंगल वन, आई चैलेंज। क्यों? व्हाई आर यू सेइंग दिस?
बात ये लंबी हो जाएगी शायद। दिस इज अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑफ अ होल टॉक। बात यह है कि लेट मी स्पीक अबाउट ओनली ओनली इंग्लैंड। ओके, जितनी जो असाइलम है, असाइलम की बुनियाद है 1951 की जेनेवा कन्वेंशन। उसकी बुनियाद पे जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे कन्वेंशन 1951 का, जेनेवा कन्वेंशन की बुनियाद पे। अच्छा, उसमें उसके इफ यू रीड इट कि वो क्या है, तो उसमें ये कहा गया है, और ये क्या कहा गया था कि हम ऐसा शख्स, ऐसे लोग, पर्सन और ग्रुप जो कि being persecuted in their territory because of their race, religion, political or religious affiliation, or part of being a social part of a social group, और उनको हम वापस नहीं भेजेंगे जिस मुल्क से वो आए हैं, अगर उन मुल्कों में उनको इंसाफ ना मिल सकता हो और उनकी जान को खतरा हो। ठीक है, तो जो रिफ्यूजी लॉ का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर मेरी जान को खतरा है, से अब मैं अफगानिस्तान में हूँ, ईरान में हूँ, मैं टर्की में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, कुर्दिस्तान में हूँ, मेरी जान को खतरा है, तो मैं भागूंगा वहां से ना, अपने घर से। तो वेयर आई वुड गो, द फर्स्ट प्लेस वेयर आई गेट प्रोटेक्शन। ओके, सो आई विल फ्रॉम मोरक्को और स्पेन और पोर्चुगल, और जिधर से मैं इन मुल्कों में आ गया, इटली में आ गया, पोर्चुगल में आ गया, ग्रीस में आ गया। ओके, मैंने बोट्स के जरिए या जैसे भी, स्मगलिंग से, वट एवर, मैं पहुंच गया। फाइन, नो, आई एम इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक, तो पहले तो हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, बाद में हम वो जो लोग आ रहे हैं उनकी बात बाद में कर सकते हैं। नाउ इफ आई एम इन द मेनलैंड यूरोप, आई एम सेफ, इजंट इट? आप भाग रहे थे, आप ग्रीस में आ गए, इटली में आ गए, जर्मनी में पहुंच गए, फ्रांस में पहुंच गए, यू आर सेफ। अब आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, नोबडी सेंडिंग यू बैक। तो वहां से बोट में बैठ के देन दे कम टू इंग्लैंड, इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो वो जो 1951 का जेनेवा कन्वेंशन है उस पर ये पूरा नहीं उतरता। यू आर ऑलरेडी इन अ सेफ कंट्री। you cannot come from Calais to Dover because you want to come to England. It means that you are a immigrant जो के अपनी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को चूज कर रहा है। तो उसको फ्रांस में मजा नहीं आ रहा, उसको इटली में मजा नहीं आ रहा, उसको यूरोप के 27 मुल्कों में मजा नहीं आ रहा, ही वांट्स टू कम टू इंग्लैंड। तो ये तो जी जी, बेसिकली टोटली एक फ्रॉड है। आई टेक योर पॉइंट। अच्छा सर, उधर या आए अगर कि मुसलमानों के खिलाफ जो सेंटिमेंट है ये क्यों बढ़ रहा है, ब्रीफली ये बताइएगा, देन वी विल कंक्लूड। जब आप इंटीग्रेट करने की बजाय, जब आप सेग्रीगेट करेंगे अपने आप को, जब आप सोसाइटीज में गैटोस बनाएंगे, जब आप जब आप यहाँ के रिसोर्स पे झूठ बोल के कब्जा करेंगे, जब आप यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मसले पैदा करेंगे, जब आपने आए थे तो आपने कहा था मैं तो शरिया से भाग के आया हूं, और यहाँ पे आके आप शरिया को नाफिज करने की कोशिश करेंगे, जब आप यहाँ पे अपनी रिलीजियस कोर्ट्स बना लेंगे, जब यहाँ पे आप जो है वो कह लें कि हर यहाँ की जो हर वो चीज जो इस सोसाइटी ने पिछले 1000 साल में क्रिएट की है उसको आप गलत कह के उसको तबाह करने की कोशिश करेंगे, जब जब आप यहाँ की हर कल्चरल, जो भी कल्चरल ब्यूटी है, उसको उसको आप गलत समझेंगे, उसको अन इस्लामिक समझेंगे, तो डेफिनेटली देयर विल कम अ टाइम कि जबकि जो यहाँ की जो भी लोकल पॉपुलेशन होगी वो कहेगी हाय, वी आर बीइंग नाउ जस्ट टेकन फॉर वी आर बीइंग बुलडोज्ड नाउ। जब तक यानी they are here to destroy everything whatever the civilization has created here.
द सेम थिंग व्हिच हैपेंड इन इंडिया। हम्म, इंडिया में भी पनाह लेने के लिए शुरू में आए थे ना, एंड देन दे हैव टेकन ओवर एंड नाउ दे आर, अगर अगर इट्स अ ब्लेसिंग दैट इंडिया गॉट डिवाइडेड। अगर इंडिया डिवाइड ना होता तो 45-65 की पैरिटी होती है इस वक्त। अगर ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया का सारा इकट्ठा हो जाए तो दे आर मोर देन 45% नाउ ऑफ द टोटल हिंदू पॉपुलेशन। तो उन्होंने तो बुलडोज कर देना था। ये तो ब्लेस्ड है कि ये डिवाइड हो गए, सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गया। तो सेम the way they are taking over the societies here, the future of Europe is very very bleak if they don't change course. And I don't think that even if they change it today it will make any difference. अच्छा, इंटीग्रेशन के खिलाफ जो है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि क्या जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, वो नहीं चाहते कि अपने बच्चों की शादियाँ जो हैं, उनके बच्चों की शादियाँ जो मकामी लोग हैं, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेज़ हैं, उनके साथ हों? ये है मेन हर्डल या कुछ और भी हैं? नहीं सर, ये तो खैर कोई हर्डल नहीं है। शादी तो आप जहां मर्जी करते हैं। ये इसका मसला है, ब्रेन का, थिंकिंग का। हुँ, हुँ। हुँ, जब हुँ। आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होंगे, आप कहेंगे कि यू आर द सुपीरियर वन एंड यू आर बॉर्न टू रूल एंड देयर विल बी नो एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब तक जब तक के क़यामत नहीं आएगी, जब तक के मुसलमान जो है पूरी दुनिया पे कब्जा नहीं करेगा, तो हुँ, वो अपनी जो सुप्रीमेसी है, जो आपने बचपन से पढ़ी है, जो आपको पढ़ाई गई है कि यू आर दी बेस्ट क्रिएचर एंड यू आर दी बेस्ट एंड यू आर दी बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट, वो जो आपको पढ़ाया गया है, उसके नतीजे में द काइंड ऑफ माइंड सेट which I would say mental disease, you have gathered, तो उसका नतीजा तो ये होगा ना। इंटीग्रेशन क्या होगी? आप मतलब फेथ फेथ है ही ऐसा जो कि आपको डिवाइड करता है। यू कैन हुँ, नॉट हुँ। सिट आई कैन नॉट सिट विद ए नेटिव हियर ऑन द टेबल, क्योंकि वो शायद उसने वो हलाल गोश्त नहीं होगा उसका, उसका शायद वो बेकन खा रहा होगा, उसके उसके यहाँ फलां प्रैक्टिस होगी, उसका ये होगा, उसकी औरतों की जो है ना टांगे आपको नजर आ रही होंगी, उसका मतलब। तो रिलीजन जो बुनियाद ही डिवाइसिव डिवीजन पे है, वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। व्हेन दैट रिलीजन टुक बर्थ इन अरेबिया 1470 years ago, so how it was created, it divided the society in which it was formed. So जिसकी बेसिक थॉट डिवीजन पे है कि wherever you are, you have to divide that society. You have to make, brother fight a brother, cousins against cousins, not on the basis of any principles. ठीक है, हिंदू धर्म में भी लड़ाइयां हुई हैं, but that is based upon the principle of who is right and who is wrong, on the basis of dharma and dharma. But when your basis of fight is that yes, whatever I say, not got any principle or anything, तो फिर यही होगा ना। तो वो अच्छा, तो अ, है। खालिद साहब, एक साहब हैं इंग्लैंड में, अंजुम चौधरी। वो शायद सबसे प्रोमिनेंट मुस्लिम रेडिकल हैं और उन्होंने 9/11 के जो वो थे मिलिटेंट्स कह लीजिए, टेररिस्ट कह लीजिए, उनको उन्होंने कहा था मैग्निफिसेंट मार्टर्स। उसामा बिन लादेन के वो बहुत बड़े एडमायरर थे। तो उनको अब काफी लंबी सजा हो गई है, प्रोबेबली लाइफ सेंटेंस। आप क्या कहेंगे अंजुम चौधरी के बारे में? सर कोई लाइफ सेंटेंस नहीं हुई। अंजम चौधरी बेसिकली तो यहाँ की जो एजेंसीज हैं उनका उनके पेरोल, ये एजेंसीज के लोग ऐसे पेरोल पे होते हैं। दे दी एजेंसीज यूज देम व्हेनेवर द थिंग्स आर। वो जब वक्त था इनको इस किस्म का टर्मोइल सोसाइटी में पैदा करना था, तो इन्होंने अंजम चौधरी वगैरह को इस्तेमाल किया। इसके बाद आईसिस के खत्म हुए तो अंजम चौधरी को इन्होंने 5 साल की सजा दी थी। वो भी शायद 1.5-2 साल में जो है ना वो बाहर आ गया था। वो ही फाइन। किसने कहा कि उसको लाइफ सेंटेंस हुई है? नथिंग लाइक दैट। तो इनके तो अपने सेल्फ क्रिएट मेडिकल हैं जो जिनको खुद ही ये प्रमोट करते हैं और खुद ही चलाते हैं और खुद ही बिठा देते हैं। इट्स अ डर्टी गेम।
Do you really have some evidence to back it up? It sounds like a conspiracy theory कि अंजुम चौधरी जैसे लोगों को ब्रिटिश इंटेलिजेंस खुद पालती है, उनको प्रमोट करती है। इसके लिए एविडेंस क्या चाहिए? क्या हम्म, एविडेंस चाहिए? इज सो सो थिंग्स आर सो सेल्फ एविडेंट कि उसमें क्या क्या चाहिए? आपका क्या ख्याल है? एक एक मैं छोटी सी बात करता हूँ हम्म, कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने उसने अगर इतनी सी बात पे कि किसी ने फेसबुक पे कमेंट लिख दिया कुछ चीजें उनको समरी ट्रायल करके 3 दिन में ट्रायल करके 2-2 साल 3-3 साल के लिए अंदर कर दिए लोग जब ये राइट्स हम्म, शुरू हुई हैं तो उसके उसको दबाने के लिए ठीक है हम्म, ड्रैकोनियन लॉज पास किए तो जो जो सड़कों पे खड़े होके और नारे लगाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ और वो ये कहते हैं जी बकिंगम पैलेस में भी हम मस्जिद बनाएंगे या इस पे भी हम कब्जा करेंगे उनको आप खामोशी से सुनते रहते हैं कुछ नहीं कहते तो क्या हम्म, ख्याल है कि मतलब आप आपकी स्टेट आप समझते हैं कितनी उसमें पावर नहीं है या हम्म, उसमें विल नहीं है या क्या है बट हम्म, ये दिस इज हाउ they create fear in the society and to create fear you need elements like that who can you know work for you simple I mean सही, लॉ तो मौजूद होता है when the हम्म, state is not using a certain law हम्म, to curb something or control something तो इसका मतलब हम्म, है वो complicit है इसमें हम्म। चाहिए जी खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन वेरी जेनरस विद योर टाइम। कहीं कहीं आपकी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्ट भी हुई बीच में, तो आई होप कि क्वालिटी इसकी अच्छी होगी और लोगों को दिक्कत नहीं होगी समझने में बात। सो थैंक यू अगेन। थैंक यू वेरी मच